अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 12 आगा खान बोर्ड पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें मैं आपके पास 2013 का पास पेपर सॉल्व करूंगा। प्रीवियसली मैंने 2013 का एमसीक्यू सॉल्व किया था। आज मैं सब्जेक्टिव सॉल्व कर। चलिए आइए स्टार्ट करें। पहला पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये है, क्या डिसाइड वेदर द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट वन वन फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अब वन वन फंक्शन का सिंपल सा रूल है, हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट रूल। एक एक रूल है, अगर ग्राफ गिविंग हो हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, चलो इसके बारे में आपको बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि ग्राफ में आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, कहीं भी, और चेक करो कि वो आपके पास किसी दो जगह से तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो दो जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। ये कुछ ऐसा चलाएगा। देखें, इस डोमेन की फर्ज करते हैं ये कोई x1 नंबर है, इसका आंसर भी यही है। और इस डोमेन का फर्ज करते हैं ये कोई x2 है, इसका आंसर भी यही है। यानी वन टू वन के लिए शर्त क्या है? वन टू वन के लिए शर्त ये है कि हर डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। मगर फर्ज करते हैं ये कोई y नंबर, मगर x1 और x2 दोनों का आंसर क्या आ रहा है आपके पास? y आ रहा है। इसका मतलब ये वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वी वेरीफाई दैट ग्राफ intersect two points, which means for values of x1, x2, we have two, we have same y value। तो आप ये रीजन लिख सकते हैं, आप चाहे कोई भी रीजन लिख सकते हैं जो आपको बात समझ आ जाती है। जनाब ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये वन टू वन नहीं है। तो आई होप मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर दिया, आपको बात समझ आई है। एन इवन फंक्शन, अब ग्राफ से इवन फंक्शन कैसे चेक किया जाता है ये भी देख लेते हैं। ग्राफ से इवन फंक्शन अगर आपको चेक करना हो तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन, अगर आपसे ग्राफ से चेक करना है कि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, तो जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, आई रिपीट, वाई एक्सिस उस ग्राफ की लाइन ऑफ साइमेट्री होती है। लाइन ऑफ साइमेट्री का मतलब ग्राफ इस हिस्से में और इस हिस्से में बिल्कुल सेम होगा उस लाइन की वजह से। यानी वो लाइन ऐसी जगह पर होगी आपके पास, और वो वाई एक्सिस ही होनी चाहिए जो क्या करेगी, ग्राफ को दो इक्वल आइडेंटिकल शेप में डिस्प्ले कर देगी। और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं वाई एक्सिस इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, ये कोई लाइन है जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री शो कर रही है, पर क्योंकि ये वाई एक्सिस आपके पास नहीं है तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन नहीं है। बिकॉज वाई एक्सिस इज नॉट
line of symmetry, so it is not even function. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट द रेंज ऑफ अ ग्राफ, सादा सा क्वेश्चन। भाई रेंज का मतलब होता है कि कितना वाई एक्सिस उसने कवर किया। नोटिस करें, इसने वाई एक्सिस कवर किया है 0 से लेकर 16 तक। तो रेंज में हम कैसे लिखेंगे? हम रेंज में लिखेंगे, बहुत सारे वेज हैं रेंज लिखने का। अगर मैं इसकी रेंज को कह रहा हूँ वाई, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। तो मैं कहूंगा इसका आंसर 0 लेस देन इक्वल टू वाई है और लेस देन इक्वल टू 16। आई होप 16 तक ही आता है। इक्वल टू 16 भी होगा, 16 भी इंक्लूड है इसमें। एक तरीका ये है इसका लिखने का। तो जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं इसको क्लोज इंटरवल में लिख सकता हूँ, 0 to 16। इट्स रियली अप टू यू कि आप कौन सा तरीका फॉलो अप करते हैं, दोनों ही आपके पास चीज है। और भी वेज हो सकते हैं, पर मैं आपको जस्ट आंसर दे रहा हूँ। ये दो में से कोई भी लिख लें तो सब भी मोर देन इनफ है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर देते हैं। फाइंड दी सिंपली फाइंड एंड सिंप्लीफाई द डेरिवेटिव ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। पहले इस फंक्शन को थोड़ा साफ कर लेते हैं। साफ करने से मुराद ये है, कुछ कॉमन शॉमन ले लेते हैं यार। 3x, बल्कि 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो रिमेनिंग मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x। और 6 कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास बचेगा x प्लस के 1। जनाबे अली मुकाम ये कैंसिल आउट हो गया। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन, करें जो 2 बचा उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 1। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है तो कॉशन लॉ यूज करेंगे। फर्स्ट करते हैं, एक फंक्शन है आपके ऊपर u कुछ एक मौजूद है और कुछ v मौजूद है। इस वक्त ये पॉलिनोमियल मौजूद है। कोई भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैं इसको कोई भी फंक्शन कह सकता हूँ, u और v किसी भी किस्म का फंक्शन हो सकता है। तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? एक तरीका ये है डेरिवेटिव लिखने का, और एक तरीका ये है dy डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। जो आप तरीका लिखना चाहे आपकी मर्जी है। चले मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं v को ऐसे रखूंगा। u का मुझे डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x से हो रहा है हमेशा माइनस। u को ऐसे रखूंगा, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे तो जो आप v आपने लिया हुआ है उसका स्क्वायर करें। पर अगर मैं इसको देखूं तो इस वक्त ये मेरा u है और ये मेरा v है। तो चले, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा u, v को ऐसे रखेंगे, दैट मीन 2x प्लस 1। और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 2x का डेरिवेटिव होगा ओनली 2। ओके, ये खत्म हुआ माइनस। अब की बार मैं क्या करूंगा, u को ऐसे रखूंगा, माइनस है तो प्लीज ब्रैकेट रखें। इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन v स्क्वायर मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर। पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में इसके पास 2 कॉमन है। अगर मैं नोटिस करूँ, इसके पास 2x प्लस 1 है, ये 2x प्लस 2 है, और ये हमारे पास, चलें सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सब में सब कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ तो यहाँ पर x कॉमन है, तो x प्लस 2 बच जाएगा, और ये 2 है। तो बेहतर है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2x प्लस 2 से होगा तो ये 4x हो जाएगा। 1 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2x। 1 आपके पास 2 से होगा तो 2, माइनस एक्स स्क्वायर 2 से तो माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस के 4x। और जनाब इन सब के डिवाइड में हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर। चलो जी, वो मैंने दे दिया। ओके, मैं कुछ चीज़ों को बता देता हूँ ताकि फर्दर सॉल्व कर सकूँ।
ओके, यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करूंगा तो 4x² में से 2x² बचेंगे जाएंगे, तो 2x² बच जाएंगे। 4x प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, और 2x प्लस 2 मैं ऐसे ही रख लूंगा। 2x प्लस 2, और नीचे मेरे पास क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। बेशक ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कैंसिलेशन नहीं हो रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगेन क्वेश्चन लॉ यूज होगा, तो अब मैं क्वेश्चन लॉ यहाँ डायरेक्ट यूज करूंगा, बल्कि यहाँ क्वेश्चन लॉ यूज नहीं होगा, बल्कि देखें यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ई के ऊपर ए है, यानी ये बेसिकली एक्स नहीं है, और अगर एक्स नहीं है तो इसका मतलब ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि ई एक वैल्यू है। ई दो कैलकुलेटर से एक आंसर दे देगा आपको। अगर ई 5 लिखा हुआ है तो कैलकुलेटर क्या करेगा, आपको एक आंसर दे देगा। जैसे अगर आप नोटिस कर रहे हैं, तो अगर मैं लिखूं E5, तो E5 मुझे एक नंबर दे देगा। ओके, वो नंबर मेरे पास है 148.41। यानी आपको ये समझना होगा कि अगर ए है तो ए कोई नंबर है, और ई आपके पास एक ऑपरेटर है जो वैल्यू दे देता है आपके पास। ई की बेस होती है 2.3 समथिंग होती है, और उसका पावर 5 है, तो ये ऐसे वैल्यूज दे रहा होता है, तो ये एक नंबर है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप इसको डेरिवेटिव लोगे तो ई तो एक ई ए तो एक नंबर है, ये ऊपर जाएगा तो किस क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये माइनस का हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको अब ये फंक्शन ही, अब आपको डेरिवेटिव का पावर लॉ यूज करना पड़ेगा। ये नंबर है, ये तो वैसे ही रहेगा, तो मैं ओके प्लस ही रहेगा, ये पावर माइनस हुआ है, एक्स -1 फिर अंदर का डेरिवेटिव हो तो आपके पास, यानी इसके अंदर का डेरिवेटिव 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ ई ए, तो ये हो जाएगा आपके पास x -2 1, और फाइनली इसका आंसर आएगा EA/x²। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट में मूव कर जाता हूँ। ओके, डेरिवेटिव लेना है मुझे, डेरिवेटिव लेना है मुझे इस फंक्शन का इस पॉइंट पे। यानी देखिए, अगर पॉइंट का डेरिवेटिव लेना है आपने, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, मैं आपको इसका मतलब बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका एक्चुअल ग्राफिकल मतलब क्या है। x³ प्लस x³ प्लस 3x², x³ प्लस 3x², ओके, x³ प्लस y³ प्लस 4xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका कोई ग्राफ है, किसी भी किस्म का ग्राफ, उस पर एक पॉइंट है 1, -1, 1, -1। ये कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट है आपके पास, फर्क करते हैं वो 1, -1, और आपने इस पे क्या करना है, इस पे टेंजेंट बनाना है, और टेंजेंट इस लाइन का स्लॉप फाइंड करना है। ये इसका ग्राफिकल व्यू, यानी dy/dx बेसिकली इस फंक्शन के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी 1, -1 पे एक टेंजेंट लाइन बनाएगा और उसका स्लॉप देगा। यानी मैं बेसिकली एक नंबर फाइंड कर रहा हूँ, इस लाइन का स्लॉप फाइंड करूंगा एट दी। देखिएगा किस तरह से करता हूँ। ओके, डेरिवेटिव ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है भाई, x³ का डेरिवेटिव 3 पहले आएगा, 3 में से 1 -2, सिंपल सा पावर लॉ। मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज में एक्सप्लेन किया है आपको पावर लॉ क्या होता है। यहाँ पर भी ऐसे होगा। ओके, मैं इसको और तफसील से डिस्कस कर लूँ तो वेल एंड गुड है। पावर लॉ क्या होता है आपके पास, x⁴n, और अगर आप डेरिवेटिव ले रहे होते हो तो पावर पहले आता है, पावर में एक माइनस होता है, और फिर जो आपके पास अंदर होता है उसका भी डेरिवेटिव होता है, यानी x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x।
जो बेसिकली क्या होता है 1। तो फाइनली क्या बनता है xn माइनस 1। अगर जहन में रखेंगे, अगर आपके पास x की जगह कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स होता और उसके ऊपर पावर n होता और आप उसको डेरिवेटिव ले रहे होते, तो डेरिवेटिव कैसे आता? यस, n पहले आता, इसमें कोई सुबह नहीं, n पहले आता, n में एक माइनस होता और फिर आप क्या करते? ये जो भी चीज होता इसका आप डेरिवेटिव लेते, जो भी चीज होती। तो ये जनरल मैंने आपको पावर लॉ बताया है, ये मैंने एक पर्टिकुलर पावर लॉ बताया है। चले आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पावर लॉ मतलब तीन, तीन पहले आएगा, तीन में से एक माइनस मतलब दो, और अगर x देख रहा हूँ तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लूंगा, जो आंसर क्या होगा 1 प्लस तीन पहले आएगा, तीन में एक माइनस करूंगा दो, मगर अब की बार y का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। ओके, नाउ आपके पास 4 प्लस 4, इंटरेस्टिंग, एक्स और वाई यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब अब तो मेरे पास प्रोडक्ट लॉ लगेगा, और जिस दोस्त को प्रोडक्ट लॉ नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको डेरिवेटिव लेना हो या अगर आपके पास एक फंक्शन हो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और आप उसको उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं, u को ऐसे रखते हैं v का डेरिवेटिव प्लस फिर v को ऐसे ही रखते हैं u का डेरिवेटिव। तो x को मैंने ऐसे ही रखा, y का डेरिवेटिव सिंपली dy अपॉन dx हो जाएगा। अब y को ऐसे रखूंगा तो x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx, जो बेसिकली क्या होगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 और इक्वल टू के बाद भी 0। तो इसको भी हटा देता हूँ, जस्ट मैंने एक आपको आईडी देना था, बेसिकली इसका बैकग्राउंड हमारे पास क्या है। उम्मीद करता हूँ बैकग्राउंड के बारे में आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा हमारे पास 3y² dy अपॉन dx, और ये होगा आपके पास 4x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। और मुझे किस पॉइंट पे स्लॉप लेना है? मुझे स्लॉप लेना है 1, -1 पे। मतलब अब ये मुझे जर्नल, यानी ये जो जैसा भी कर्व होगा, ये जैसा भी कर्व होगा आपके पास, ये मुझे इसमें हर पॉइंट, ये जो मैंने निकाला है, ये मुझे क्या करेगा? हर पॉइंट पे टेंजेंट लेने की का स्लॉप लेने का फार्मूला दे देगा। फर्ज करते हैं अगर ये पॉइंट होगा तो इसमें मुझे इस फार्मूले से निकाल सकता हूँ, खाली मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए, खाली मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट पुट करूंगा एक्स और वाई की जगह तो मुझे स्लॉप मिल जाएगा। यहाँ भी निकाल सकता है, यहाँ भी निकाल सकता है, यहाँ भी निकाल सकता है, यहाँ भी, कहीं भी, कहीं भी, हर पॉइंट पे मैं स्लॉप निकाल सकता हूँ। बस मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट पता होना चाहिए क्या है। अब यहाँ पर वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? 1, -1, तो मैं वो पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह 1 और y की जगह -1, और ये dy अपॉन dx बेसिकली अब स्लॉप हो जाएगा। 4x की जगह 1 dy अपॉन dx, y की जगह -1, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 3 dy अपॉन dx प्लस ये हो जाएगा 4 dy अपॉन dx, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं dy अपॉन dx को यहाँ रखूँ और dy अपॉन dx कॉमन ले लूँ, बल्कि हमारे पास सिंपल सही तो है, इसमें कोई मसला तो है नहीं, dy अपॉन dx नंबर ही है, 4 में से 3 जाएंगे तो एक ही बचेगा dy अपॉन dx, और 3 -4 यानी -x उधर जाके फिर +1 हो जाएगा, और इसका मतलब जो टेंजेंट लाइन होगी उसका स्लॉप हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भाई डेरिवेटिव लेना है साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये टेक्निक क्या है, चलेंगे टेक्निक शेयर करते हैं। फर्स्ट कर लें यार, आप ऐसे करें कि साइन स्क्वायर एक्स को
ये ले लो। और भाई साहब ये जो हमारे पास है ना कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स तो ले नहीं सकता हूँ, ये ले लो कोई, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज हो गया ना। कोई और अल्फाबेट एक्स के अलावा ले लो, कोई इशू नहीं है। वाई ले लिया मैंने और इसको ले लिया ये। और मुझे क्या चाहिए, मुझे डेरिवेटिव चाहिए इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि यू मेरे पास कॉस स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर होगा, सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिर क्या करो, इधर डिवाइड में लिख लो चलो। और फिर क्या करो, उसको डिवाइड कर दो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फर्दर, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी यू, जो मुझे फाइंड करना है, यानी मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मुझे dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा पहले। और dy अपॉन डी एक्स मतलब ये, अच्छा मैं अलग अलग चले बता देता हूँ। इसका मतलब भाई साहब क्या है, इसका मतलब ये है, और मैंने अभी आपको पावर लॉ के बारे में बताया कि पावर लॉ भाई साहब बेसिकली होता है, पावर लॉ का मतलब ये होता है अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर पहले आएगा और पावर में एक माइनस होगा, यानी इवन हो जाएगा। फिर अंदर का डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस है। और इसका आंसर आएगा 2 sin x कॉस है। ओके भाई, इसका ले लेते हैं यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी बताया मैंने आपको कॉस स्क्वायर मतलब ये पावर है आपके पास, तो दो पहले आएगा, दो में से एक माइनस हो जाएगा। फिर कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स। ये सब फॉर्मूले शीट में लिखे हुए हैं, मतलब आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये देखें, ये सब के सब फॉर्मूले शीट में लिखे हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का, ये देखें पावर लॉ वगैरह, इक्वेशन लॉ, ये सारी के सारी चीजें लिखी हुई हैं। पर मैं और प्रिसाइज और जनरल बातें बता रहा हूँ आपको, ताकि आप गलतियां ना हो सकें। ये बेसिक वाले फार्मूलाज आपके पास लिखे हैं। सेक सेक एक्स एन एक्स होता है वही एन एक्स एन माइनस वन, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये ग्राफ मौजूद, ये फार्मूला शीट मौजूद होगी, तो अब तो आप फार्मूला शीट से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट। ओके जी, वापस मूव कर जाते हैं क्वेश्चन में। तो यू का डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 2 sin x cos x। ओके जनाब, इसका मतलब जब मैंने ये वैल्यूज निकाल ली है तो अब मैं पुट कर सकता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह लिखूंगा मैं 2 sin x cos x, और उसकी जगह माइनस का 2 sin x cos x। ये भाई साहब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। तो डी वाई अपॉन डी यू का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है आपके पास -1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आई होगी आपको। फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमा या और मिनिमा। अब यार ये रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा, रिलेटिव का वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, और इसको जरा केयरफुली समझिए कि व्हाट वी मीन बाय रिलेटिव मैक्सिमा। भाई मैक्सिमा मिनिमा होता है, यार ये रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, इसका क्या, चलें जी इसके बारे में आपको बात करते हैं। देखिए भाई, जब आपका ये ग्राफ प्लॉट होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ऐसे नीचे जाता जाएगा, ऐसे ये ऊपर हो सकता है जाता जाए, यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, और ऐसे ये नीचे जाता जाएगा आपके पास। तो अब रिलेटिव मिनिमा का मतलब ये होता है भाई, ये भी आपके पास मिनिमम वैल्यू है, ये भी आपके पास मिनिमम वैल्यू, सेंस ऑफ, वैसे नोटिस करें तो ये वाली और इससे मिनिमम वैल्यू, ये वाली इससे और मिनिमम होगी और मिनिमम होगी, तो इनफाइनाइट मैनी मिनिमम वैल्यूज होगी। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपके पास एक किस्म की कम से कम इससे तो मैक्सिमम होगी, ये आपके पास और मैक्सिमम होगी, और ये आगे जाता जाएगा, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो इससे ऊपर होंगी वो मैक्सिमम होंगी आपके पास। अब रिलेटिव मिनिमम या मैक्सिमम होता है जो इस ग्राफ के हिसाब से आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम दे रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ये वाले, ये वाले, या मैं अगर और अच्छे तरीके से और प्रिसाइसली तरीके से बात करूं, ये वो मिनिमम या मैक्सिमम होते हैं जहां पर डेरिवेटिव आपके पास जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन होती है वो जीरो, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन जो होती है वो एक्चुअली जीरो।
और प्रिसाइसली अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और उसका स्लॉप डेफिनेटली एक्स एक्स के स्लॉप के बराबर होता है, तो वो एक्स एक्स का स्लॉप 0 होता है, क्योंकि कोई राइज तो होता नहीं है, रन ही रन होता है, तो इस वजह से इसका स्लॉप 0 होता है। तो आई होप मैं आपको बता पाया कि रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है। चलाइए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के टेक्निक सीखते हैं, इन रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे कैसे। थोड़ी बहुत तो मैंने आपको थ्योरी दे दी कि मैं मिनिमम या मैक्सिमम कैसे निकालता हूँ। बेसिकली वहां पर डेरिवेटिव आपके पास वो जो स्लॉप ऑफ अ टेंजेंट होता है वो 0 होता है, यानी स्लॉप बेसिकली वहां पर क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर स्लॉप आपके पास 0 हो तो वहां पर आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होता है। तो मेरा पहला स्टेप होगा, मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव 4/3, 3 पहले आएगा, 3 में 1 माइनस हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई, दो दो पहले आएगा, 2 में 1 माइनस हो जाएगा। अच्छा ध्यान में रखिएगा, ये अंदर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वरना कोई और चीज होगी तो डेरिवेटिव लिखा जाएगा। -3 इसके पर 1 है तो 1 पहले आएगा, 1 में 1 माइनस हो जाएगा, और फिर वो एक्स का डेरिवेटिव वो 1 ही होता है, लिखो लिखो नंबर। बेसिकली ये 0 होता क्यों, क्योंकि 0 आपका इसका पावर होता है, 0 पहले आएगा, यानी अगर मैं कहूँ ये 0 क्यों होता है कांस्टेंट, ग्राफिकल भी इसकी मीनिंग है, पर चलें वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि ये 0 क्यों होता है। पर थोड़ा सा अलजबरा, ट्रिकी अलजबरा से मैं आपको बता सकता हूँ। इसके पास क्या है, 0 पावर एक्स नॉट, यानी 0 पावर है, तो क्या करेंगे, 0 पहले आएगा, और फिर आपके पास 0 में 0 माइनस से कोई कंसेप्ट है नहीं। मतलब मैं इसको अगर यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा तो ये फिर नेगेटिव वाला गेम आ जाएगा। बेशक इसको छोड़ दें, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये कांस्टेंट 0 होता क्यों है। यार सादा सा चीज है। 7 का मतलब क्या है, अगर सीखना है तो चलें सीख लेंगे, ये दूसरी समझ। 7 का मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है अलग सा, y = 7, और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये मैंने प्लॉट किया y = 7, ये यहाँ पर क्या है 0,7, ये मैंने इसको प्लॉट किया y = 7। आप नोटिस करें इसमें कोई भी राइज है ही नहीं, सिर्फ रन 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 आपके पास है। अगर राइज है नहीं और सिर्फ रन है, और स्लॉप क्या होता है, राइज पर यूनिट रन, यानी आपके पास राइज क्या है 0, और रन आप कुछ भी हो, कुछ भी एक्स होगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो आंसर तो 0 ही आना है यार। तो आंसर तो जनाब आपका 0 ही आना है। तो कोई इसी वजह से ये जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं इसका डेरिवेटिव 0। ओके, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने लिख लिया 0। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस के 4x और माइनस के 3, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर के पास 0 पावर तो वो खत्म हो जाता, तो ये 3 हो जाएगा। अब मुझे इसको सेट करना होगा 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि ये आपके पास जो है वहां पर जो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वहां जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लॉप 0 होगा। तो मैं कहूंगा ये जो भी चीज बनेगी इसका स्लॉप बेसिकली 0 के बराबर होगा, और मैं यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो 0 देखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन 4 3 12, बिल्कुल जी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 6x माइनस के 2x माइनस के 3, और इसमें आ जाएगा 2x कॉमन, 2x प्लस के 3 माइनस के 1 कॉमन, 2x प्लस के 3, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको जल्दी से ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस के 3, 2x माइनस 1 = 0, और ये हो जाएगा x = माइनस के 3/2 और x = 1/2। ओके जी, ये दो आंसर्स आ गए हैं। इसका मतलब इन दो वैल्यूज के लिए आपके पास जो ग्राफ होगा वो मिनिमम या मैक्सिमम हो एक्स की वैल्यूज के लिए। अब मुझे देखना है किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा और किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम, तो वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हेल्प आउट करेगा। अब
इसकी वीडियो सीरीज आपके पास इंशाल्लाह जल्द बन जाएगी, वहां पर आप देख सकेंगे। मैं हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चाहे चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो 9 हो, मैट्रिक हो, कोई भी बोर्ड हो, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल, AQ बोर्ड। तो इन सब की मैं वीडियो सीरीज इंशाल्लाह जल्द बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो उसमें ये डिटेल में कॉन्सेप्ट होगा कि सेकंड डेरिवेटिव में ही ऐसा क्यों होता है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। बहरहाल यहाँ मैं सेकंड डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 8x और ये हो जाएगा आपके पास 4। अब सेकंड डेरिवेटिव में हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि मिनिमा है या मैक्सिमा है? सेकंड डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं -3/2। जहां जहां x होगा वहां ये हो जाएगा आपके पास -12 +4 और आंसर आ रहा है -8। अगर आंसर लेस देन 0 आए तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -3/2 आपके पास रिलेटिव, जैसे इसने वर्ड यूज किया था, रिलेटिव मैक्सिमा के। अगर नेगेटिव होगा तो रिलेटिव मैक्सिमा का आपके पास नंबर है। अब इसमें रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करने की बात कर रहा है, तो मुझे उसमें x मिला, इसका y कोऑर्डिनेट भी मुझे चाहिए होगा, पर वो मिलना इतना मुश्किल नहीं, वो आपको निकाल दिखा देता हूँ। तो ये रिलेटिव मैक्सिमा आपके पास है अगर ये आंसर लेस देन 0। एक और वैल्यू भी है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में अब मैं पुट करूंगा 1/2। तो 8 1/2 +4, और अगर मैं देखूं इसको कैंसिल आउट करूं तो इसका आंसर आ रहा है 4 + 4 यानी कि 8, यानी कि ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होगा ये आपके पास रिलेटिव मिनिमा है। उल्टा होता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव मिनिमा। पर हमसे इसने क्या मांगा है, रिलेटिव मैक्सिमा, तो मैं रिलेटिव मैक्सिमा ही आपको दूंगा। और यानी कि आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी 3/2 कहाँ पर, इस फंक्शन में, ताकि एक्स का वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर ले। तो चलें जी, मैं वो कर लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू -3/2। अब रिलेटिव मिनिमा वैल्यू फाइंड करने की डिस्कस कर रहा हूँ, तो रिलेटिव मिनिमा वैल्यू की एक्स कोऑर्डिनेट था, अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। यानी कितना ग्राफ ऊपर आपके पास गया, सादा साल बाद में ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो माइनस के 3/2 में यहाँ पुट करूंगा 4/3 माइनस के आपके पास 3/2 पावर आएगा 3 +2 माइनस के 3/2 पावर आएगा 2 3 माइनस के 3/2 +7। और ये मुझे y की वैल्यू देगा या f(x) की वैल्यू देगा, जो मेरी इस वक्त रिलेटिव मैक्सिमा होगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा आपके पास 27, माइनस रहेगा /8। नोटिस करें ये जाएगा 9 दफा, ये जाएगा आपके पास 2 दफा, और ये हो जाएगा 2 9/4। तो जनाब यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2 बच जाएगा आपको 9/2 +7। और दोस्तों सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। ओके, मैं आपके लिए यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 9/2, अगर माइनस के 9/2, और यहाँ बचेगा मेरे पास प्लस के 9/2, विच इज इंटरेस्टिंग, प्लस के 9/2। अगर मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, आई होप मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, 9/2 प्लस के, और ये प्लस के 9/2 यहाँ पर है, +7 है, ये कैंसिल आउट होगा। ये मैं रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 14 +9 यानी 23/2, जो आपकी वैल्यू आएगी वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ओके जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लंबा चौड़ा सा काम था, ये 6 मार्क्स भी दिए थे इसने इसी बात पर। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं।
पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के का मतलब ये है कि एक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में लिखा जाए, और एक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में लिखना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे यहाँ देखें, ऊपर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 होगा। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? वो फ्रैक्शन जिसमें ऊपर हाईएस्ट पावर छोटा हो एज कंपेयर टू नीचे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन सी टाइप है आपके पास? ये दो फैक्टर डिनोमिनेटर में देखिए, इस फैक्टर का हाईएस्ट पावर 1 है और इस फैक्टर का हाईएस्ट पावर 2 है, और ये रिड्यूस भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप को हम कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। और इसमें आपके पास कंबाइन हुआ हुआ लीनियर का भी, तो इस टाइप को हम कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। और जनाब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व कैसे करते हैं? 2x² माइनस 3x प्लस 7 अपॉन x माइनस 3 और x² प्लस 2। तो मैं मानूंगा कि यार अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना चाहता हूँ तो उसका पहला जो फ्रैक्शन होगा ना, उसमें a लिखो और नीचे x माइनस 3 लिख दो प्लस, और दूसरा क्यों क्वाड्रेटिक है तो उसको लिखो bx प्लस c अपॉन x² प्लस 2। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में तोड़ सकता हूँ, और वो दो फ्रैक्शन कुछ ये है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² माइनस के 3x प्लस 7 x माइनस 3 x² प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ होगा एलसीएम। अब एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन होता है। यहाँ पर जो कॉमन है वो 1 है खाली, और नॉन कॉमन हमारे पास है 3x और x² प्लस 2। दैट मीन्स एलसीएम x माइनस 3 x² प्लस 2 है। जाहिर बात है x माइनस 3 x² प्लस 2 दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो जाता है। दूसरे अल्फाज में हमारे पास यहाँ बचता है, या मैं अगर सादा अल्फाज में बात करूं, एलसीएम के पास यहाँ पर x माइनस 3 मौजूद है, x² प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और bx प्लस c के पास जनाब x² प्लस 2 मौजूद है, तो इसका मतलब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा ये कैंसिल आउट होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये मेरी मास्टर इक्वेशन है, और इसको मैं 1 के नाम से दे रहा हूँ। रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास? 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू के बाद a x² प्लस 2 प्लस b x, ओके, dx प्लस c x माइनस 3। ये अब जनाब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और सादा सी लॉजिक यूज करूंगा। अगर मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी तो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी तो जो a के साथ जो होगा मुझे उसको जीरो बनाना पड़ेगा, यानी इस पूरे टर्म को जीरो बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे बी या सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ऑब्वियसली, अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ऑब्वियसली मुझे ए को खत्म करना पड़ेगा, और किसी न किसी तरीके सी को भी खत्म करना पड़ेगा। तो देखें, मैं यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कैसे? अगर मैं इस भाई साहब को जीरो बना दूं, ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा? ये वाला पार्ट, और यहाँ पर ये वाला पार्ट। और ये जीरो कैसे बनेगा? अगर मैं कहूँ यार x माइनस 3 जीरो के बराबर है, और मैं कहूंगा x की वैल्यू ले लो आप यार 3। और मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये आइडेंटिटीज होती हैं, ये हर x की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रही होती है। तो मैं कोई भी x चूज कर सकता हूँ यहाँ पर वैल्यूज के लिए, कोई भी x, यहाँ मैं कोई भी x चूज कर सकता हूँ वैल्यू के लिए और रख सकता हूँ। तो अब देखें, जो मैंने आपके पास यहाँ पर x लिया है वो मेरी सहूलत के हिसाब से मैंने कहा है कि x माइनस 3 जीरो के बराबर करो और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब मुझे पता है इससे फायदा क्या होगा, ये मेरी टर्म पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी जब मैं वैल्यूज रखूंगा। यानी 3 यहाँ पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 3 पुट करूंगा, फिर यहाँ पर भी 3 प्लस 7, और अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 बी
3 प्लस सी, मगर नोटिस करें 3 माइनस 3 क्या करेगा, इस भाई साहब को पूरे को 0 कर देगा और खाली मेरे पास 1 बच जाएगा यार। दिस इज रियली सिंपल बना, खाली मेरे पास क्या बच जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 3 3 का 9 प्लस 7, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, और कितना हो जाएगा आपके पास 13 ए। तो 18 में से 9 जाएंगे, 9 बचेंगे, दैट मीन्स 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 13 से डिवाइड कर दें, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज माई वैल्यू ऑफ ए। अब जरा आप मुझे बी और सी भी तो फाइंड करना है, तो मैं आपको एक मजे की टेक्निक देता हूँ। यस, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक देते हैं, पर मैं आपको एक मजे की टेक्निक देता हूँ कि आप कौन सी फॉर्मेशन करें। ओके, मैं क्या करता हूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ। आई होप ये मेरी ये वाली बात समझ आ गई होगी, और जस्ट ए की वैल्यू मुझे चाहिए होगी तो मैं ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ यार, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ और ए की वैल्यू क्या लेता हूँ, 16/13। उम्मीद करता हूँ 16/13 आपके पास वैल्यू रहेगी। आई होप मैंने कोई मिस्टेक ना की हुई हो, पर मैं आपको मेथड दे रहा हूँ। अगर कोई इसमें प्लस माइनस या कोई नंबर की मिस्टेक हो भी तो प्लीज उसको खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा, पर मैं आपको मेथड दे रहा हूँ, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं है आपके पास। मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 16/13 पुट करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये बी खत्म हो जाएगा, और ए की जगह अगर मैं 16/13 पुट करूंगा तो इसका मतलब सिर्फ सी बच जाएगा, सिर्फ सी। तो इसका मतलब सी फाइंड कर सकता हूँ। तो एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 7 इक्वल टू के बाद ए, ये 0 हो जाएगा आपके पास, प्लस 2, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी थी, ए की वैल्यू आपके पास है 16/13। आई होप मैंने कोई गलती ना की हो ए की वैल्यू निकालने में। प्लस बी की जगह मैं 0 पुट करूंगा, और सॉरी एक्स की जगह मैं 0 पुट करूंगा, सी मुझे नहीं पता, और 0 माइनस 3। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 16, यानी हो जाएगा 32/13, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3c, क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस के 3c। मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 32, ये माइनस का हो जाएगा 13, आई थिंक 13, मेरे पास 3 जा 9, 339, तो ये हो जाएगा माइनस के 39c अपॉन 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 आपके पास 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 7 3 जा 21, टू ऊपर दिया 7 1 जा 7, यानी 91 आंसर हो जाएगा। और जनाब यहाँ पर है 32 माइनस 39c, 39c को यहाँ ले आता हूँ, और 32 माइनस 91, और 39c 32। ओके जनाब, तो आपके पास 91 में से आप निकाल दो 32, तो इसको 1 दे दो, 11 से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे, दैट मीन्स ये माइनस के 59 हो जाएगा, और सी की वैल्यू आ रही है माइनस के 59/30। जनाब ये सी मिल गया, ए मिल गया, और अब मैं आखिर में भी एक इंटरेस्टिंग काम करूंगा, कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। मैंने अगेन बुकिश मेथड को फॉलो नहीं किया। बुकिश मेथड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लॉन्ग हो जाता है, मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ और उसके जरिए फाइंड कर रहा हूँ। पर अगर मुझे नेक्स्ट निकालना होगा दोस्तों, तो भाई मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह ले लूंगा 1, और ए की जगह ले लूंगा 16/13, और बी की जगह ले लूंगा माइनस के 59/39। तो ए की जगह, एक्स की जगह 1, तो 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये -3 रहेगा, ये +7, ए की जगह 16/13, एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 ये हो जाएगा 3, बी एक्स की जगह 1, सी हमारे पास माशाल्लाह माइनस के 59, -39/39 हो जाएगा,
और 1 माइनस 3 यानी कि -2 हो जाएगा। और देखें जो इसमें रिमेनिंग रह गया है वो सिर्फ बी रह गया, और हम बी एफ फाइंड इजिली कर सकते हैं। 2 और 5 9, 9 में से 3 जाएगा 6, और 16 को 3 16 3 का 48 होता है आपके पास, और ये 13 आपके पास ऐसे ही रहा। ओके, बी, अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, यानी हो जाएगा 39 बी माइनस 59 अपॉन 39, और उससे मल्टीप्लाई होगा -2। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो जनाब 6 माइनस के 48 अपॉन 13 इज इक्वल टू 39। अब ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 18 हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा 2 से वो 6 हो जाएगा 7, यानी माइनस के 78 सी, और ये प्लस 9 से 59 से मल्टीप्लाई होगी, 9 2 9 से मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा, 5 10, एक ऊपर है इसका मतलब 11 अपॉन 39। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप बी की वैल्यू खुद से फाइंड कर पाएंगे। ये बी है आपके पास, सिंपली सिंपली कुछ अर्थमेटिक आप यूज करते हुए यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करना आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, और फिर ए बी सी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और आपका फाइनली ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।